हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका प्यारे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर, जहां हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज है आपकी पढ़ाई को जांचने का, जो आपने पढ़ा उसको परखने का कि आपको चीज़ें कितनी याद हैं, आपने कितनी गहराई में की चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज है प्रैक्टिस का दिन। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ रखा गया है। तो जितना भी पूरा आपका पूरा चैप्टर था, जितनी भी अपने प्रोसेस पढ़ी, जितनी भी प्रक्रियाएं पढ़ी, उनके बारे में हम एक सबके बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं और कितनी आपको चीजें याद हैं वो आज यहाँ पे जांच हो जाएगी। तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको आंसर करने की कोशिश करना, फिर देन हम आपको उसके आंसर्स बताएंगे। जो इस पीपीटी में हमने नेक्स्ट स्लाइड पे उन चीज़ों को दे रखा है डिटेल में, जो भी सही आंसर है तो ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको चीज़ें ये मिल जाएंगी, ये पे पूरी क्वेश्चन, और आप उसको इन फ्यूचर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हमारा पूरा चैप्टर है, इसका मोटो यही है कि हम जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कैसे करनी है, कैसे याद है, उनको हम सही ढंग से क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तब सही मायने में हमको पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा और हमें कितनी चीजें याद हैं। आपकी मेमोरी का टेस्ट यहीं पर होता है। तो शुरू करिए, अपना पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस आवश्यक है बताइए। ठीक, अब आपको पता था प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है? पहली बात तो जरूरी है वो जल। ठीक, जल जरूरी है, प्लस CO2 जरूरी है। दो चीजें जरूरी हैं। ऑक्सीजन तो उसका प्रोडक्ट क्या है, ये उसका सब प्रोडक्ट है जो ग्लूकोज के साथ बन जाता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन जल के रूप में मिल जाता है, इस वजह से उसको हाइड्रोजन की जरूरत अलग से गैस के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गैस के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन वो डायरेक्ट नहीं ले पाते, लेकिन जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, तो हम लोग बाहर से उसको देते हैं और पेन नाइट्रेट के रूप में उसको यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें पढ़ी है ना, सारी चीजें, हर ऑप्शन को आप करने की कोशिश करें कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत थी। देन आपको पता चलेगा कि चीजें आपको याद है कि नहीं है। सिर्फ हो सकता है क्वेश्चन आपको, लेकिन बाकी चीजों के सामने जब भी क्वेश्चन करो आपके पास सेट हो, तो उसके जो जो चीजें आ रही हैं अदर पॉइंट्स के बारे में भी, उनको आपको लिखते चलना है। ठीक है, ठीक। तो यहां आपको याद है ना, जब ये करता था तो क्या बनता था? ग्लूकोज बनता था। ठीक, और प्लस क्या बनता था? जल बन जाता था। कुछ नहीं, जल नहीं, O2 बनता था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती थी, 6O2 बनते थे। तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया जो आपका प्रकाश संश्लेषण का। तो किसकी जरूरत थी आपको? गैस कौन सी जरूरी थी? CO2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं सारे, जो अगले उस पर लिखा हुआ है सारी चीजें वो आपको पढ़ लेनी है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्लेस की, जिस जगह पे किचन जो हमारा है। तो किचन कहाँ है हमारी, तो कहाँ होती है? अब बेसिकली कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। अब पत्तियों के अंदर भी सब पार्ट्स कौन सा था? न्यूक्लियस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, तो यहां पे ये पावर हाउस है, तो यहां प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता था। क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, न्यूक्लियस हमारा DNA और इंफॉर्मेशन को करता है, ये एनर्जी फैक्ट्री है, ये एनर्जी बनाता है। लेकिन पहले एनर्जी जब हमको ग्लूकोज मिल जाएगा तब ये बनाएगा। तो ग्लूकोज है ही नहीं पेड़ के पास, तो पहले तो काम करेगा कौन? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और उसी के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वही प्रकाश को एब्जॉर्व करता है। वाटर हमें उसके रूट से मिल जाता है, और CO2 एयर जो है वो एयर से मिल जाती है, और ये सारी चीजें करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी है, लेकिन पहले एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए होता है, देन वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, केंद्रक DNA इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो कंट्रोलर है। ठीक, अगला, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों, प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कौन लेके जा रहा है, यानी कि ऊपर से
लीव्स में किचन से लेकर के आपके जैसे किचन से लेकर डाइनिंग रूम तक खाना आता है, किचन में तो खाते नहीं है, तो वहां से यहां तक लेके कौन आ रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी पौधों में कौन लेके आ रहा है, तो पौधों के अंदर कौन लेके, जाइलम, कार्टेक्स, फ्लोएम और एपिडर्मिस। तो हमने आपको इसको याद कराया था कि एक वर्ड था फ्लो, क्या था, फ्लो, ऐसे था ना ये, तो फ्लो से याद कराया था आपको। तो फ्लो का मतलब, फ्लो चीजें नीचे की तरफ होती हैं हमेशा, तो ऊपर बन रही थी किचन हाउस, वो छत पे था ना ऊपर सेकंड फ्लोर पे पत्तियों में, तो इस वजह से फ्लो हमेशा किधर होता है, हमेशा नीचे की तरफ, तो फ्लोएम नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, फ्लो। और अगर आपने वो चीजें आपको याद है, आपने क्लास अच्छे से करी है, तो आप इसका आंसर जाइलम वाटर को लेके जाता है, ठीक है, ये जल को लेके जाता है, ठीक है, ये जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल, तो ये जल को साथ, जल के साथ में जितने भी प्लस खनिज, ठीक है, उसके साथ में खनिज भी जाएंगे, ठीक है। कार्टेक्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहर वाला कवर होता है, जो फैटिस होता है, जो उनको वाटर वेपर को या उनको चीजों को कंट्रोल करता है, जिससे कि कंट्रोल वे में वाटर वेपराइजेशन जो होगा, ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंदर जो जल है वो जल्दी से उसमें से न निकल कर जाए, तो ये काम करता है। तो सारे ऑप्शंस को, आपको सारे ऑप्शंस को जब भी क्वेश्चन मिले, सारे ऑप्शंस को कि यार ये करता है, ये इसका काम, ये इसका ये काम है, कभी कभी हमें राइट आंसर नहीं पता होता, लेकिन बाकी सारी चीजें पता होती हैं, तो देन हम कहते हैं यार ये सारे काम ये कर रहे हैं, तो ये काम यही तो करता होगा, तो देन हमको उसको एनालाइज करना है अच्छे से और क्वेश्चन को समझना है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ के ही कठिन हार्ड नहीं डिसीजन किया जाता है, कभी कभी कठिन क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो जाता है, तो एलिमिनेट करना भी आपको सीखना है। अगला, पौधों में जल का परिवहन, तो अभी पीछे इसमें बता दिया कि जैसे जल जैसे जाइलम, ठीक है, फ्लोएम तो उसको कर रहा है, ठीक, अब इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। पीछे मानव में पाचन कहां प्रारंभ होता है, तो शुरुआत कहां से हो जाती है, जैसे इंजेक्शन होता है तो सबसे पहले मुंह में रखते हैं और मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता था, तो मुंह से लेकर के हमारे एडनस, तो जो हमारा पूरा आहार नाल है, तो वहां में मुंह से ही हमारा शुरू हो जाता है, तो स्टमक में तो बाद में जाएगा, सबसे पहले कहां से शुरू होगा, मुंह से। इतना इजी क्वेश्चन है और उसमें कुछ बताना नहीं, बस इतना ही चीजें, ठीक है। आगे हम अभी जब आएंगे तो चीजें आपको समझाते चलेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी करना है। अभी देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार के अंदर एक एंजाइम होता है, सेम एंजाइम हमारे उसमें भी होता है, आंसुओं में भी होता है, तो बताइए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज फैट को करता था, ट्रिप्सिन पेप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं, और मुंह में हमारे प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि मुंह में सिर्फ क्या बनता था, स्टार्च का पाचन होता था, स्टार्च, और स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका नाम है सेलेवरी, सलाइवा होता है, तो सलाइवा ही बोलते हैं, सलाइवा सेलेवरी, उसमें लिखा होता है एमाइलेज, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एमाइलेज भी लिख देगा, तो लेकिन आपको देंगे सेलेवरी एमाइलेज पूरा नाम है उसका, तो इस वर्ड से इस वर्ड को आप पकड़ ले जाओगे, ठीक है। अगला देखिए, पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है, तो कहां पेप्सिन निकलता है, बताइए, पेप्सिन, पेप्सिन स्टमक में होता था, मुख में तो हो गया, मुख का काम खत्म हो गया उसका, जो अभी बताया एमाइलेज, बस सिर्फ सेलेवरी एमाइलेज, ठीक, कहां हो रहा है, स्टमक के अंदर। दो, फिर पित्तरस कहां बनता है, बाइल जूस, बाइल जूस का प्रोडक्शन, तो बाइल जूस का प्रोडक्शन कहीं और होता था, स्टोरेज कहीं और होता था, मैक्सिमम जितने भी हमारे जो हमारी ग्लैंड्स हैं सब बनाती हैं और स्टोर भी अपने पास करती हैं और दे देती हैं, लेकिन जो पित्तरस है वो बनता लीवर में था, लेकिन और गाल ब्लैडर में वो स्टोर होता था, तो कहां हो रहा है बताइए, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, बनता कहां है, तो बनता लीवर में था ना, याद है, याद कर पा रहे हो कि नहीं, यकृत के अंदर होता है, ठीक है। अगला, पित्तरस कहां संग्रहित होता है, अब आते हैं उसके स्टोरेज पे, तो बना तो पित्ताशय, देखो हिंदी वालों के लिए दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, कहां होता है, देखो पित्त पित्ताशय, आशय मतलब क्या होता है, पित्त, पित्त और धन आशय, यही तो होगा, हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पित्त आशय, ठीक, आशय मतलब होता है आश्रय घर,
तो घर तो स्टोरेज हाउस हो गया ना, तो जहां चीज तो पित्त तो हिंदी से तो आप कर ले जाओगे, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए नाम अलग है, उसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो वहां हमारा ब्लैडर जो था मूत्राशय तक ब्लैडर वहां भी था, और यहाँ भी ये इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी, समझ में आ गई। आग्नेयाशय में जो है पेनक्रियास क्या बनाता था, ये इंसुलिन बनाता है, हार्ट का काम पंप करना है, किडनी का काम फिल्टर करना है, तो वो काम हो गया आपका पित्ताशय। तो हिंदी से ये हिंदी मीडियम वाले आराम से करें। तो कभी जब आपका बाईलैंग्वेज कोई पेपर हो तो हमेशा क्या करो कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो, कभी हिंदी में समझ में आए इंग्लिश, क्योंकि आप इस टाइम पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश तो पढ़ाया ही जाता है ना, पढ़ते ही हैं आप, और इतनी तो इंग्लिश आती है कि आप उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो दोनों लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे तो कुछ और कंक्लूजन निकल सकता है। अगर क्वेश्चन आपको ना भी आ रहा हो फिर भी आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ें, हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ें। इससे क्या होगा, कभी कभी वर्ड जो होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में क्या अलग अलग होते हैं, और उससे कभी एक से पकड़ में आ जाता है। ये क्वेश्चन हिंदी वालों से पकड़ में आ जाता है, आपको नहीं भी आता हो तभी आप कर ले जाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते और चीजें आसान हो जाती। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़िए, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, सारी चीजें अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ी हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, कमेंट में आंसर्स करिए। जब मैं करा रहा हूं तो दिन आप जैसे क्वेश्चन आए तो आप उसको कमेंट में लिखिए, जिससे आपका नॉलेज, क्योंकि आगे चीजें आगे कराएंगे हम, आगे की चीजें आगे आप होंगी, तो आपको आंसर अभी नहीं पता, आपको आगे स्लाइड पर है, वो हम आपको बाद में देख लेंगे, तो हमको भेज देंगे, फिर आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, लास्ट में कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हमारे। ठीक है, सबसे अधिक पाचन कहां होता है, सबसे अधिक पाचन कहां होता है? अब पूछा है, मुंह में नॉमिनल होता था, सिर्फ स्टार्च बचता था, फिर आता है स्टमक में भी काफी चीजें होती थी, लेकिन फैट और चीजें भी वहां 5-6 घंटे रहता है, एसिडिक बनाया जाता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाचन की बात करेंगे तो कहां होगा, छोटी आंत में। ठीक, सबसे ज्यादा छोटी आंत में, आमाशय में सबसे ज्यादा टाइम रहता है फूड हमारा, बट डाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता वहां, उसको समझ लो एक मथानी जैसे चलती है, उसको मथा जाता है। जैसे 3-4 घंटे के बाद किसी को अगर वोमिटिंग आती है देखो, तो खाना बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता। सबसे ज्यादा की बात होगी इसमें, फिर देन सेकेंड नंबर पे आता है आपका स्टमक, फिर आपका मुंह। ठीक है, स्टमक हो गया, मुख में तो नॉमिनल होता था, क्योंकि यहां सारी चीजें पड़ जाती हैं, यहां फैट भी हो जाता है, ठीक है, यहां प्रोटीन भी हो जाता है, ठीक है, और यहां कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है। ठीक है, तो तीनों चीजें यहां पचती हैं, पूरी तरीके से फाइनल डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर। इस वजह से स्टमक में चीजें नॉमिनल थोड़ा थोड़ा सब पचाया जाता है, बट सारी चीजें कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा जाता है, फिर देन फाइनली यहाँ फाइनल यही होता है। और मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बचता था, जो स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? अब ग्लूकोज गया है, फाइनली उसको यूज कहाँ किया गया, तो कहाँ वो चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है उसको, बताइए। तो यही तो ऑक्सीजन उधर से आई थी, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीकरण होता है, और देन वो ग्लूकोज जो है एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, सेल की जो ऊर्जा मुद्रा कौन थी, तो सेल में जब जो एनर्जी बनती है वो फाइनली किस फॉर्म में हमारी बॉडी को दी जाती है, याद है क्या था उसका नाम? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या है कहीं ऑप्शन देखिए, एडीपी, एटीपी, डीएनए तो हमारा डीऑक्सी, इनके सबके फुल फॉर्म याद है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, और ये क्या है, तो पता नहीं क्या ये एडीपी क्या है, एटीपी हो गया तुम्हारा। तो यहां इसकी, और जो फंक्शनल यूनिट आप हमारी बॉडी की पूछ दे तो सेल, अगर उसकी पूछे फंक्शनल यूनिट किडनी की तो नेफ्रॉन, और हमारी इसकी जो एनर्जी करेंसी है वो सेल की क्या है, तो फाइनली हमारी जो बॉडी है वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया उसको बॉडी को देता है, देन यही यूज किया जाता है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो रेस्पिरेशन जब होता था, तो रेस्पिरेशन जब फाइनली एटीपी बन रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था,
उसमें जो तुम्हारी ग्लूकोज था, यही तो था ग्लूकोज, और ग्लूकोज में मिलती थी O2, देन क्या बनते थे, ATP बनते थे, और प्लस क्या बनता था, जल बनता था, और क्या बनता था, CO2 बनती थी। ठीक, ग्लूकोज से जो कार्बन टूटेगा वो, इसमें ग्लूकोज में कार्बन था वो यहाँ, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, ये ATP, जल और CO2। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही, देखो बाहर कौन सी निकल रही, ये तो ये दोनों ने क्या किया है, रिएक्शन किया है, तो ये कौन सी गैस है, CO2। तो कहां CO2, देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यही तो है CO2। ठीक है, सही से लिखा। तो आपको टिक वाले आंसर भी मिल जाएंगे, या आप चाहेंगे तो क्लीन वाली भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, मनुष्यों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे अपना। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज एक्योर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, गैस एक्सचेंज कहाँ हो रही, तो कहाँ हो रही थी, गैस से बाहर से ऑक्सीजन आई थी, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, और दोनों क्या करी थी, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई थी। कहाँ, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, एल्विलाई के अंदर, नासिका के अंदर। नाक के अंदर तो सिर्फ एंट्री कर रही, थोड़ी हो रही एंट्री, एग्जिट पॉइंट है ये। श्वास नली, ट्रैकिया भी अभी ये भी एयर को अंदर ही लेके जा रहा है या बाहर लेके आ रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा, जो भी मिला है इसको वो कर दिया। ब्रोंकाई जो लंग्स के अंदर आपके छोटी छोटी ब्रांचेस जैसे थी, जब दो पार्ट्स में ऐसे आके वो हो जा रहा था, तो इसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस थी ना, जो आपकी वो ट्रैकिया से आते हुए ऐसे हुआ था, तो छोटे छोटे ब्रांचेस, इनके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे, याद है। और यही क्या करते हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई या एल्वेओली, दोनों बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोश। ठीक, यही है जो हमारा क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते थे। आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ पे जब हमें कफ हो जाता है, जब हमें जुकाम हो जाता है, तो एल्वेलाई के ऊपर ही वो कफ जम जाता है, उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जिससे हमको क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हमें खांसी आती है। तो खांसी जब आती है, इसका मतलब यही है कि वो हम झटके के साथ में डायफ्राम और प्रेशर लगा के उसको उधर से साइड करना चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से खांसी आती है हमको। ठीक, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या था, सारे पॉइंट्स, ये रक्त का थक्का दमा रहे हैं, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमा रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन, तो भैया यही तो थे, यही तो था, यही क्या करता था, कैरी करता था, O2 को लेके जाता था, यही ऑक्सीजन को का परिवहन करता है ये। सबके काम बताइए। प्लाज्मा का काम क्या था, ये सारे खनिज प्लस पोषक तत्व, यही तो लेके जाया था, पोषक तत्व। ठीक, WBC क्या था, संक्रमण से रक्षा। ठीक, और ये ऑक्सीजन का परिवहन। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है क्या, आयरन, और यही आयरन के कारण क्या होता है, सही जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का होता है, और उसी के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है ये हीमोग्लोबिन। तो प्लेटलेट्स, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, तो उसका इसीलिए नाम है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमो सिंबल है आयरन का, और ग्लोबिन उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो अभी लास्ट में बता दिया आपको। अब देखो, वो नहीं दिया, हीमोग्लोबिन नहीं दिया, उसने आरबीसी दे दिया है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसी में तो हीमोग्लोबिन होता है। अभी पीछे बताया हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन करता है, तो यही आरबीसी में हीमोग्लोबिन यही लेके जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर अपने साथ बॉन्ड बना लेता है, दोस्ती कर लेता है उससे, और देन जब वहां पहुंचता है फिर उसको छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती कर लेता है, उसको लेके चलाता है। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन।
तो अगर आरबीसी गिवन है तो आरबीसी भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में गिवन है तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में क्या करते, अगर हीमोग्लोबिन भी होता मान लो साथ में, अगर साथ में यहाँ कहीं हीमोग्लोबिन भी लिखा होता तो देन आप ज्यादा सही आंसर आरबीसी, आरबीसी के तो मेनली इसका काम है तो आप इसको चूज करते। अगर दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाए, अगर दोनों ऑप्शन है तो इसको करोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसका भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली दोनों में से एक ही रहेगा आपके पेपर में, लेकिन अगर दोनों हो जाए तो आप हीमोग्लोबिन को प्रेफर करोगे, ये सही ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। आपको अगर लिख के आना है तो आप पूरा क्लियर लिख के आए कि आरबीसी करते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम अभी आपको लास्ट क्लास में अब तो बताने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? आरबीसी। रोगों से रक्षा, ठीक है, देखते हैं। रक्त का थक्का, प्लेटलेट्स, ये भी बता दिया आपको। भोजन पहुंचाने, ये तुम्हारा प्लाज्मा, और ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हो गई। और रोगों से रक्षा डब्ल्यूबीसी, और ये आरबीसी, यही तो है। अब तो आप लगा दीजिए आंसर, डब्ल्यूबीसी, रोगों से रक्षा। अभी लास्ट क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन बताया था, फिर भी आपको बता दिया। अब देखो, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? तो अभी पीछे बताया, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमाएंगे प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का काम खनिज और मिनरल जितने भी हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स, ये लेके जाएगा। आरबीसी ऑक्सीजन, और डब्ल्यूबीसी संक्रमण से रक्षा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जितने भी मैमल होते हैं सबके अंदर कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। तो 4 होते हैं, नाम बताएंगे 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक, ये हो गया। फिर यहां दायां, दायां नहीं, अब तो बायां पहुंच गए, बायां, बायां, बायां आलिंद, और बायां निलय, यही तो है ना चारों। इनके नाम भी आपको याद करने हैं, बायां निलय, इसीलिए हमने आपको लिखवा दिया। अगर आपको याद है, ये 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 कक्ष, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए हमारे चारों उसके कक्ष, ठीक है। तो 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? अभी आपको बताया था कि जब हिंदी इंग्लिश दोनों ना आए तो मतलब अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो। अब देखो, वेना कावा, कैरोटिड धमनी, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी। अब महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा। किसी के बना महा, महात्मा, ठीक है, महामानव, तो आंसर इसी से कर लो। ऑर्टा, अब इंग्लिश में ऑर्टा बोलते हैं, महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी है, तो धमनी ही होगी, सारी धमनी के नाम दिया है, और महाधमनी जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। ये अब धमनी है तो धमनी कैसा लेके जाएगी? हृदय, जैसे ही जब हृदय से बाहर निकलता है जस्ट बॉडी के लिए, सप्लाई के लिए, तो सबसे मोटी वाली पाइप है महाधमनी, जो वो लेके जा रही है फ्रेश क्या ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? थर्मामीटर, तो टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना, तापमान नापने के लिए होता है, ठीक है। या बुखार वगैरह जब आप नापते हैं तो बुखार में नाप काम आता है। फिर स्टेथोस्कोप, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। या स्पेग्नोमेनोमीटर, बैरोमीटर, दाब, वायु दाब, ये मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, बैरोमीटर, ठीक, सही सही से लगा दिया ना, हाँ ठीक। स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर ये हमारा रक्तचाप नापता है। स्टेथोस्कोप जो है वो हार्ट बीट और उसको नापता है।
सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक सब चीजें दी है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ट्रांसपिरेशन उसके अंदर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जब आप पढ़ा होगा या आप देख एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी, उनके अंदर एक्स्ट्रा पानी, अगर मान ली बहुत पानी डाल दिया, ज्यादा पानी आ गया उसके सेल्स में, तो वो पानी एक्स्ट्रा वाला निकाल दिया जाएगा ना, तो स्टोमेटा वो ओपन हो जाएंगे और वो पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा, तो बेसिकली सबसे ज्यादा यहाँ से होता है। जड़ बड़ का काम ये नहीं है जड़ के ऊपर, लेकिन स्टेंसिल्स और वो तने पे पाए जाएंगे, वो भी काम करेंगे वाष्पोत्सर्जन का, लेकिन वो बहुत कम संख्या में। मेन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये। तो फूल का काम क्या है? फूल तो हमारा उसका रिप्रोडक्टिव वो है, ठीक है। नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई? जो क्लास अभी अगर शुरू से जो आप एक क्लास कर रहे होंगे तो हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, याद है? करिए। हार्ट का, यकृत का, किडनी का, इसका सही वर्ड है वृक्क, गुर्दा भी बोल देते हैं, ठीक। वृक्क का, फेफड़ा का, लंग्स का, लंग्स की कार्यात्मक इकाई। तो सही आंसर क्या था? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है किडनी की, ठीक। मानव में मूत्र कहाँ बनता है? जो यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमंस, कहाँ बनेगा? यूरिनरी ब्लैडर, इसमें तो स्टोर होता है, इसमें संग्रहण होता है। मूत्रवाहिनी जो ये है, तो ये तो मूत्र का परिवहन होता है। हम्म। और यूरेथ्रा में ये क्या था? ये तो बाहर निकालता है, शरीर के बाहर निकाल देता है। शरीर के बाहर। तो कौन बचा? सही आंसर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में है ही फाइनली जो कार्यात्मक इकाई उसकी वही है ना, किडनी की। तो सबसे फाइनली जो हमारा यूरिन फॉर्म होगा उसी के अंदर फिल्ट्रेशन वगैरह होगा और सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, देन फाइनली जो वेस्ट होगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ये सब उसके वो हैं, वो हमारा क्या है जहां बन रहा है वो नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई, इस वजह से उसी से आंसर हो जाएगा। कार्यात्मक इकाई है तो भाई सारी चीजें फॉर्म वही तो होंगी। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बताइए? यूरोक्रोम, यूरिक एसिड, यूरिया की वजह से। यूरिया, यूरिन होता है उसमें से सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो रक्त में होता था का लाल रंग। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, यूरिया, यूरिया के अंदर यूरोक्रोम, ठीक है। हीमोग्लोबिन, यूरिया होता है। अगर यूरिया के यूरिन, यूरिया अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के उसकी यूनिट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको येलो कलर, थोड़ा सा हल्का लाइट येलो कलर देते हैं, ठीक। पौधों में उत्सर्जन का मुख्य माध्यम क्या है? अब बताइए। तो उस एक्सक्रेटरी सबसे ज्यादा, ये तो पीछे अभी कराया, अभी जस्ट पीछे, उसमें बाहर का काम है तो स्टोमेटा बाहर से एयर को भी लेंगे और बाहर निकालेंगे भी। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का क्या है? भोजन को पचाएगा, रक्त बनाएगा, रक्त को शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो ये सब काम किसका है? तो गुर्दे का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, फिल्ट्रेशन उसका काम है, प्यूरिफिकेशन काम है, छानता है वो रक्त को। मुख्यतः मनुष्य में दोहरे परिसंचरण का लाभ क्या है? डबल परिसंचरण होता है। हमने बताया था कि जो हमारी हृदय में दो होता है, हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में हमारे हृदय में जो होता है दो बार में आता है। एक बार यहां से आता है, देन यहां आके यहां बाहर चला जाता है। कहां? लंग्स में, फेफड़ों में, फेफड़े में जाता है, फिर देन फेफड़े से फिर वो यहां आता है और फिर देन वो इसके थ्रू
फिर से बाहर निकाला जाता है और फिर अंग की तरफ दो बार आता है, इस वजह से उसको दोहरा पैर संचरण कहा जाता है। उसका क्या है, उसका लाभ क्या है, तो ठीक, तो लाभ क्या है बताइए, रक्त का मिश्रण होता है, मिक्सिंग होती है, इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होता है, कम ऊर्जा का उत्पादन, तो कम की तो कोई बात ही नहीं है, ऊर्जा का कम थोड़ी, कम रक्तचाप से क्या मतलब है, रक्त का मिश्रण हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, अधिक दक्ष ऑक्सीजन की, तो यही तो है, इसी वजह से, क्योंकि जो एफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए, तो ठीक है, तो यहां मिश्रण नहीं हो रहा, रक्त कोई मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स उसमें ऑक्सीजन वो किया जा रहा है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जो प्रोडक्ट बेसिकली हमारा ग्लूकोज होता था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी बन जाता था, क्या बनता था, तो फॉर्मूला याद है, फिर से करो, H2O प्लस CO2, ठीक, यहां हो गया प्रकाश, ठीक, फिर क्या बना, C6H12O6, इसके भी 6 मॉलिक्यूल लिए गए थे और इसके भी 6 मॉलिक्यूल लिए गए थे, और वाटर छूट गया, प्लस वाटर भी तो था, वाटर तो हो गया ना, ठीक, C6H12, तो वाटर ही तो था, मुझे लगा छूट गया, ठीक। अब देखो फिर क्या बनता था इसके साथ साथ में, ग्लूकोज बना, इसको ग्लूकोज बोल रहे हैं, प्लस 6O2 बनते थे, उसमें से 6 बच जाएंगे, वो यूज हो जाएंगे, और देन हमारा ये बना, तो क्या बना, O2 बना ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो क्या बना, उप उत्पाद था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको बनाना नहीं था, उसको बनाना था ग्लूकोज, मेन मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, और ये दोनों तो क्या बना, ऑक्सीजन, ठीक। कितने बनते हैं, एक मॉलिक्यूल में 6O2 बनते हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा उनको कहां से मिलती है, जल से, तो सबसे यही है ऊर्जा में, हम सनलाइट से ले लेंगे, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसी वजह से रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब पौधे नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो CO2 एक्सहेल करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, अमाशय, यकृत और पीयूष, ये हमने आपको बताया भी था कि लगभग 1.5 से लेकर के 2 kg तक होता है, 1.5 से लेकर के 2 kg तक का वेट होता है इसका। पेनक्रियाज तो छोटी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा सा। थायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी ग्लैंड्स में काउंट होती है, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ये यहाँ होता है ब्रेन के अंदर, तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको बताएं, ठीक है। तो यकृत हमारी शरीर की सबसे बड़ी इकाई, अगर आपने क्लासेस करी हैं अच्छे से तो सारी चीजें वहां से हैं, आपको सारे क्वेश्चन कर पा रहे होगा, आपको लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ। अगर आपने नहीं किया है तो क्लास करके दें, ये क्लास करिएगा, हो सकता है आप रिवीजन के बेस पे जब आप फाइनल एग्जाम के में बैठने जाएंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे एग्जाम में, जो भी 2 3 4 आएंगे इस चैप्टर से, हर चैप्टर से 1 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो सारे चैप्टर से, इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपको, बिल्कुल मैं इससे, और ये क्लास आप आके उसके बाद मैच कर लेना आके इस क्लास से कि क्या क्वेश्चन सेम आए हैं कि नहीं आए हैं, तो इसी क्लास से सब कुछ आ जाएगा। तो आप पूरा पढ़ के आए हैं तो वहां से सब कुछ चीजें डिटेल्ड में अभी कर पाएंगे, लेकिन अगर ये क्लास आपने अच्छे से कर ली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते श्वसन की मूल इकाई क्या है, रेस्पिरेशन की, तो मेन इसमें क्या है बताओ, तो मूल जो यूनिट थी वहां नेफ्रॉन थी, यहाँ सबसे लास्ट फंक्शन कहाँ हो रहा था, यही तो कर रहा था, एल्वेलाई ही तो जो थे वो एब्जॉर्ब कर रहे थे और जो भी ऑक्सीजन मिला रहे थे ब्लड के अंदर,
और CO2 से निकाल ले रहे थे, तो हमारे इनको वायु कोष बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में कभी कोई ये भी लिखा जाता है, इस वजह से हिंदी वाले अगर आप दोनों नाम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायु कोष अगर आप शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं तो वायु कोष बोलते हैं। ठीक है, ये तो ट्रैकिया है। ब्रोंकाई जो उनकी ब्रांचेस थी छोटी छोटी, जो उसके अंदर आ रहा है ना, जब ये आई तो इसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस थी। लंग्स जब ऐसे आता है तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस ब्रोंकाई थी, ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ठीक, ये ब्रांचेस हैं वो ब्रोंकाई हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग जो है वो, ये सब सॉलिड होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% होता है, लगभग कितना, 55%, हल्के पीले रंग का। हल्के पीले रंग का होता है ना, पीले रंग का, ठीक है। 55% पूरे ब्लड का, जितना भी ब्लड है हमारा उसका 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। अच्छा इंसान, ठीक। पौधों में भोजन का मुख्य निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जड़, रूट, पत्ती। तो अब क्या इसमें बताना, फट से मारो बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आया। जय माता दी। 35 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? किडनी में, लीवर में, फेफड़े में और हृदय में। किडनी, ऑप्शन देखो, किडनी है तो किडनी में हो गया, वहीं यूरिया बनता है क्योंकि मूत्र में। और उसके बाद भी अगर यहां से भी पूछे तो कहाँ, नेफ्रॉन में। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। तो दोनों में जो मिल जाए उसको टिक कर देना है। अगर ये मिले, दोनों ऑप्शन मिले तो हमेशा इसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी नेफ्रॉन को दी जाएगी, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिल जाए तो आपको वहां पर ये चीज क्लियर कर लेनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में किस कक्ष में से पंप किया जाता है? किस कक्ष से पंप किया ऑक्सीजन युक्त? अब आगे हमारा जो 4 चैम्बर थे, याद है 4 चैम्बर थे हार्ट के। अब इस चारों चैम्बर्स में इसमें ब्लड आया कहां से? अंग से, ठीक है, अंग से आया, फिर यहां से यहां भेजा गया, वही, क्योंकि नीचे वाले दोनों शरीर के बाहर भेजते हैं, ये दोनों रिसीवर हैं, ठीक है। दायां और बायां आलिन दोनों रिसीवर हैं। तो पहला ये अंग से रिसीव किया, देन फिर यहां से ब्लड निकाला गया, कहां? फेफड़े को गया। कहां गया? फेफड़े को, ठीक है। ठीक, तो फेफड़े को गया। तो क्या पूछा है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त अभी अंग से आया था, तो इसमें क्या होगा? CO2 होगा इसमें कि नहीं होगा? CO2 होगा। यहां से आया, यहां से यहां गया है, अभी लंग्स को भेजा गया, लंग्स में मिक्सिंग होगी ना ऑक्सीजन की। तो अभी तक तो ये इसमें भी CO2 ही है, ये भी CO2 वाला है कि नहीं है? तो ये CO2 वाला, यहां से CO2 वाला, इसमें भी CO2 वाला। तो जो तुम्हारे राइट पार्ट है हमारे कक्ष का, उसमें मिलता है हमको CO2 वाला, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हो गया। अब यहां आ गया, यहां से बाहर चला गया, फिर वहां से फेफड़े से यहां भेजा गया, ठीक है। आया, इसमें है ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन इस कक्ष में आया, इस कक्ष ने फिर इसको दिया, ठीक है, और इसमें भी होगी ऑक्सीजन। और ये देन फाइनली हमारे या वही अंग तक यहां फिर से भेजा जाएगा और इसमें होगा ऑक्सीजन। तो अब देखो इस चैम्बर को, ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में किस कक्ष से पंप किया जाता है? तो कक्ष के नाम चारों याद है ना, यहां लिखो, यहां लिखा देता हूं, फिर से देखो सबके नाम, चारों कक्ष। इसको क्या नाम है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी वाले दायां आलिंद। रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का, आपको देखना है क्या क्या आ रहा है। दायां आलिंद, ठीक, और ये दायां, दायां निलय, ये तो है। अभी आप खुद भी करोगे इसका आंसर।
दायां निलय। फिर ये क्या है, ये बायां बायां अलिंद है, बायां बायां अलिंद है, और ये बायां निलय, बायां, ठीक, यही है ना। अब देखो बताओ किससे गया था, यहां देखो वही कौन किससे बाहर गया, ऑक्सीजन उर्वरक शरीर, शरीर में किस कक्ष से, तो शरीर में कहां जा रहा है, यहां से शरीर में जा रहा है ना अंग की तरफ, यही तो शरीर की तरफ जा रहा है। अभी तो वहां था, फेफड़े को गया था, समझ में आई की चीजें। तो कहां है, इसका नाम क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। तो ऑप्शन देखो कहां है, बायां निलय, बायां निलय ये है, ठीक। आगे चीज समझ में, ऐसे ही बनाना है। आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम में लिखना भी, अगर आपको लगे कि आप उसका बढ़िया, उसने लेबल डायग्राम नहीं बोला है आपसे, तो आप ऐसे बना के भी आ सकते हैं, ऐसे बना दीजिएगा और ऐसे सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने लेबल्ड बोला है तो फिर आपको हट बना के सारी चीज समझानी होंगी। अगर लेबल नहीं बोला तो एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में सारी चीजें, एक इमेज छोटी सी, और वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसे 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 बॉक्स के थ्रू भी चीजें बना सकते हो। तो डायग्राम बना सकते हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल लेबल्ड ही बनाना है कि पूरा शेप बनाना है तो ऐसे भी जब इस तरह क्वेश्चन होगा कि किस अंग से पंप किया जाता है, समझाइए, तो जब समझाइए करना है, उसने ऐसा नहीं बोला कि आप उसको लेबल डायग्राम बनाइए, तो फिर आप ऐसे समझाइए कि यहां से अंग से आता है, इसमें आता है दयालिंद में, दयालिंद से फिर वो बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए इसको बाइक, इनके सबके नाम आपको वो कर देने हैं, नाम बोलते चलना है, यहाँ पे वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके थ्रू फिर कहाँ, दाएं निलय में आ जाता है, दाएं निलय से, दाएं निलय उसको फेफड़ों की तरफ पंप कर देता है जहां ऑक्सीजन मिलाई जाती है, और देन फिर से वो बाएं आलिंद में ब्लड आता है, बायां आलिंद बाएं निलय को दे देता है, बायां आलिंद बायां निलय फाइनली वो शरीर को ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई कर देता है। ये क्वेश्चन अच्छे से ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन देखो पूरा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है तो आप आराम से करके चले आओगे। तो ऐसे बना देना है, हमेशा हमेशा लेबल डायग्राम के लिए परेशान नहीं रहना है। लेकिन अगर बोला है तो फिर आपको बनाना है पूरा, वहां फिर आपको बोलेगा कि बनाइए, तो मेनली उसका मोटो कि आप हार्ट का शेप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सारी चीज आपके और उसके जो सब पार्ट में पता है कि नहीं। रक्त परिसंचरण खोज की खोज किसने की थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद मैंने आपको बताया हो, याद नहीं है, शायद बताया हो, नहीं बताया होगा तो बताइए अगर आपको आता है, नहीं बताया होगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर जो कर ले रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं। चार्ल्स डार्विन, ये तुम्हारे जेनेटिक्स में पढ़ाए जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल और ये लोग। आइजैक न्यूटन, न्यूटन का नाम आपने सुना है, ग्रेविटी की खोज करी थी इन्होंने, उस सेब वाली कहानी तो आप पढ़ी आए हैं। तो ये इन्होंने किसकी ग्रेविटी की खोज करी थी, विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने खोज कहां की थी, घोड़े के अंदर की थी, घोड़े के अंदर इन्होंने पता किया था, ठीक है, घोड़े में, ठीक है, उसमें उन्होंने इस खोज की थी। तो आप विलियम हार्वे ने, ठीक है। तो ये हो गए आपके ये रक्त परिसंचरण खोज, ब्लड सर्कुलेशन जो कैसे सर्कुलेटरी हो रहा है, कैसे होता है, तो उन्होंने घोड़े में की जांच की और उससे पता लगाया कि रक्त परिसंचरण ने पूरा, इसका नाम क्या है, पूरा ब्लड कैसे कैसे चलता, सारी चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक, विलियम हार्वे, ठीक है। जीवन की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, परिसंचरण से, वाष्पोत्सर्जन से, ये तो तुम्हारे एक्सक्रेटरी हो गए, इनसे ऊर्जा कहाँ मिल रही है, तो सारा वेस्ट निकाल रहे हैं। परिसंचरण तो उसको कैरी कर रहा चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ कैरी कर रहा। तो रेस्पिरेशन फाइनल प्रोसेस जहां एटीपी बनते थे माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, तो रेस्पिरेशन जो है जहां से ऊर्जा हमको देता है, वही उसी के लिए सारे काम कर रहे हैं कि वो सही से काम करता रहे, उसके सब हेल्पर हैं, समझ लो मेन वही है रेस्पिरेशन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, चलो करो, महाधमनी, तो बताया था। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, तो क्या ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता था तो कौन सी गैस हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन शायद रिपीट हुए, हो गए सारे क्वेश्चंस।
तो लगभग 40 क्वेश्चन करे आज के सेशन में हमने, और आशा है कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। और आप इसमें से कितना स्कोर किया आपने, आपको कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्या कुछ नया सीखने को मिला, आप कमेंट में बताइएगा। कितने क्वेश्चन, अपना अपना स्कोर बताइए, जिससे हमें पता चले कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके जो लॉन्ग आंसर्स हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहां आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां देखिए, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के सारी चीजें वहां आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। और हम ये जो सीरीज चल रही है वो हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। आप लोगों को एक चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन वाला है। आप बच्चों, सभी बच्चों को जो अभी पहली बार जुड़े हैं, उनको सलाह है कि मैंने वो 9th क्लास में भी था और मैंने उसको अच्छे लेवल पे चीजें पढ़ाई हैं, तो आप उस चैप्टर को वहां से रिवाइज पढ़ सकते हैं। तो आप वहां जाए, वहां सारी वीडियोस पढ़े हुए हैं, जो हमने सिर्फ क्लास बेस्ड नहीं पढ़ा, वो उसमें था, मैंने पढ़ाया था, तो वहां चीजें थी वो, लेकिन वो चीजें इनहेंस लेवल पर, अच्छे लेवल की चीजें पढ़ाई गई है वहां। जो आपके लिए जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वो हम फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। आपको अगर लगता है कि चीजें चल रही है, बाकी हम अगला चैप्टर हमारा जो कोऑर्डिनेशन वाला, ब्रेन नर्वस सिस्टम वाला है, वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उस पर आएंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि रिप्रोडक्टिव हमारा हो गया ये चैप्टर, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से समय मिले तो उनको आप कर सकते हैं। और जब पढ़ के हम यहाँ पढ़ेंगे आगे, तो आपको और चीजें इनहेंस लेवल पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।